Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. Class 10 ready for new definitions. चैप्टर नंबर 3 वेरिएशंस की डेफिनेशन आपके सामने है, यही करनी है, यही सब कुछ है। और इनमें से अगर आप चॉइस करना चाह रहे हो वो दरमियान में मैं आपको ड्यूरिंग द लेक्चर में आपको बता दूंगा कि अब आप क्या करोगे और इसमें क्या क्या मजीद ऐड कर सकते हो। ठीक है, इट्स योर ब्यूटी। नेक्स्ट, डिफाइन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चैप्टर नंबर 3 वेरिएशन क्लियर हो गया। क्लास 10 फर्स्ट डिफाइन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो और प्रोपोर्शन की बहुत सी डेफिनेशंस मौजूद हैं, लेकिन एक 9th में भी है जो इनके प्रीवियस आप क्लास में पढ़ के आए हैं, और भी बहुत कुछ है, लेकिन जो स्टेटमेंट्स यहां मौजूद है जो क्लास में है उसी को आपने फॉलो करना है। रिलेशंस बिटवीन, हाँ ये अलग अलग भी पार्ट आ सकते हैं। डिफाइन रेशियो विद एग्जांपल, डिफाइन प्रोपोर्शनल एंड एक्सप्लेन सम, लेकिन इकट्ठा भी आ सकता है, तो लिहाजा आप देखिए। डिफाइन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अ रिलेशन बिटवीन, आपने ये गौर करना है कि इट्स अ रिलेशन किसमें है, टू अलाइक क्वांटिटीज, एक जैसी क्वांटिटीज। अगर केएम है तो केएम के साथ, लीटर लीटर के साथ, केजी केजी के साथ, तो उसकी जो रेशियो होगी उसके दरमियान जो रिलेशन होगा दैट इज सेड टू बी अ रेशियो। सेकंड में आपने देखना है रेशियो हैज नो यूनिट, क्यों? क्योंकि वो अलाइक क्वांटिटीज है, उनकी डिविजन्स में है। अगर ये जो है फ्रैक्शनल फॉर्म्स में लिखी जाएगी तो डेफिनेटली उनकी यूनिट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी। द ऑर्डर ऑफ द क्वांटिटीज आर इंपॉर्टेंट इन रेशियो, ये लास्ट में लिखिएगा। ऑर्डर्स का मतलब है कि ए रेशियो बी है तो आप बी रेशियो ए नहीं लिखोगे। नेक्स्ट, अब जो ए वाला हिस्सा है उसको हम एंटीसीडेंट और बी को हम कोइंसिडेंट्स कहते हैं। तो ये ना हो कि बी को पहले लिखें तो वो कोइंसिडेंट्स पहले हो गया, एंटीसीडेंट बाद में हो गया। तो ये पूरे का पूरा यहां तक आपने किसको लेके जाना है, इज अ रेशियो। सेकंड, प्रोपोर्शन। A proportional is a statement. This one is a statement which is expressed, जिसे हम एक्सप्रेस कह सकते हैं एज एन इक्वलेंस ऑफ टू रेशियोज। दो रेशियो के दरमियान जो इक्वलेंस होगी, देखो एक है रेशियो ए और बी और एक रेशियो है सी और डी, और इनके दरमियान इक्वलेंस है, तो दिस वन इज सेड टू बी, दिस स्टेटमेंट इज सेड टू बी अ प्रोपोर्शनल। फिर क्या करना है इसमें, अगर जूनियर सेक्शंस में आपने देखा हो तो दिस वन इज सेड टू बी एक्सट्रीम, जो कॉर्नर्स है बाहर एक्सट्रीम में, एंड दिस वन इज सेड टू बी अ मीन, ये कंजेस्टेड अंदर बंद है, तो दिस वन इज सेड टू बी मीन एंड दिस वन इज एक्सट्रीम। और एक फॉर्मूला भी आप साथ लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ ए मीन ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, और यहां से आप अननोन वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये हो गया जनाब पहला कॉम्पैक्ट डेफिनेशन, अच्छी है, बेहतरीन डेफिनेशन है, चांसेस भी हैं, आने के भी चांसेस हैं, करने के भी चांसेस हैं, और दोनों यानी कि आप जूनियर्स को भी बता सकते हैं कि यही आप स्टेटमेंट करें। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। वेरिएशन जो है वो क्वांटिटीज के दरमियान भी एक ताल्लुक है, उसमें इस तरह के एक क्वांटिटी किस तरह, अगर आप थोड़ा सा उसकी वैल्यूज को चेंज करें तो दूसरी क्वांटिटी जो है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर तो दोनों का इफेक्ट सेम हो, यानी कि दोनों एक वैल्यू को इंक्रीज करने से दूसरी भी क्वांटिटी इंक्रीज हो या वेरिएबल, तो या एक वैल्यूज को कम करने से दूसरी भी कम हो, एक तो ये हो गया। सेकंड, इनके दरमियान जो एक ताल्लुक बनता है और वो है कि अगर एक वैल्यूज को आप इंक्रीज करते हो तो दूसरा डिक्रीज हो जाता है। जैसे कि जो सनी डे हो गया तो उसमें यह है कि जो है सर्दियां जो है वो कम हो जाएंगी, इस तरह का कई कई ऐसी जो है, अगर आप लेबर ज्यादा लगाओगे तो नंबर ऑफ डेज जो है वर्किंग डेज कम हो जाएंगे कोई भी एक कंस्ट्रक्शंस के लिए। तो देखिए इसमें डिफरेंशिएट मैंने इसलिए लिखा कि आप कॉलम बनाना भी सीखें, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि फिजिक्स में आप करते हो। इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड, इसी तरह यहां भी इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड, याद करने में आसानी, इन सच अ वे दैट, अब यहां से गौर से देखिएगा, दैट इंक्रीज एंड डिक्रीज। अब देखो ये दोनों हो सकता है, इंक्रीज, अगर मैंने एक स्लैश लगाई है, डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। अगर यहां ऑर्डर इंक्रीज का है तो यहां भी आप इंक्रीज पहले लिखोगे, अगर यहां जो है डिक्रीज बाद में तो डिक्रीज में कहते,
तो ऐसे रिलेशंस को हम क्या कहेंगे? ऐसी रिलेशंस को हम डायरेक्ट वेरिएशंस कहते हैं। एक चीज का बढ़ना दूसरे का भी बढ़ना, एक चीज का कम होना दूसरा। जब आप कन्वर्स में आते हैं तो इन सच अ वे तक तो हमने पहुंचा दैट इंक्रीज डिक्रीज इन वन क्वांटिटीज कॉज डिक्रीज इंक्रीज। अब यहां डिक्रीज पहले है, ये देखो, और यहां इंक्रीज पहले। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में पहले वाले हिस्से में इंक्रीज को हमने पहले लिखा, और जब हम इन सच ए वे सेकंड क्वांटिटीज को, तो वो डिक्रीज आपने पहले लिखना है। बस इसको आपने देखना है दैट इज वन सेट टू बी अ इनवर्स वेरिएशन। ये तो था सारा वो बुक में मौजूद। अब आपके जो है एक्स्ट्रा वर्क क्या है कि दिस वन इज अ प्रोपोर्शनैलिटी वेरियस किया, एक्स वेरीज टू वाई इज अ डायरेक्टली, क्योंकि हमने ये कॉलम जो है वो डायरेक्ट के लिए वेरिएशन के लिए रखा हुआ। उसके दरमियान एक ग्राफ भी बनता है। फिजिक्स वाले स्टूडेंट इससे बहुत ज्यादा फेमिलियर होंगे। इसमें ये देखें, अगर हमारे पास ये टू क्वांटिटीज हैं, एक ये और ये यहां आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, आप एक्स और वाई की वैल्यू देखिए, और अगर हम यहां वैल्यूज को इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और इसमें देखें एक्स और वैल्यूज जो है और वाई की वैल्यूज वो बढ़ जाएगी, एक क्वांटिटी बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही है। तो दिस वन इज अ डायरेक्ट वेरिएशन है, और इसे एक्स इक्वल टू के वाई, के कांस्टेंट एंड एक्स, और k की वैल्यू अगर हम लगाएं तो x ओवर y होगा। तो k जो है वो x और y दोनों क्वांटिटीज के रेशियो यानी कि दोनों क्वांटिटीज के डिवीजन से आता है, बहुत छोटा सा है। अगर हम इसको कंपेयर करें इनवर्स के साथ, तो इनवर्स जो है वेरीज करता है 1 ओवर y। अगर दो क्वांटिटीज है, x एक सिंगल और y सेकंड, तो अब आपका ग्राफ हमारा जो ये बनेगा, अब देखें ये पहली वैल्यू से इस पे x एक्सिस की पे ड्रॉप करें परपेंडिकुलर, तो ये x की वैल्यू होगी दिस वन, और अगर इसी को हम y पे कहें तो ये y की वैल्यू होगी। अब आप देखें कि x जो है वो इतना और y इतना। जब जो ही टाइम बीइंग के बाद अब आप ऑब्जर्व करेंगे सेकंड, तो अब देखो x जो है वो इतना हो गया, लेकिन कंपेयर जो है वो y कम हो गया। अब देखें y की वैल्यू कम हो गई और x बढ़ गया। तो दिस वन इज सेड टू बी अ इनवर्स वेरिएशन, और इनवर्स वेरिएशन जो है जिसमें k जो है वो इन दोनों के मल्टीपल यानी कि इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसका मतलब है k की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी होती। तो ये सारा फिनोमिना जो है आपने वेरिएशंस में आना, डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन में ग्राफ बना लीजिएगा, अच्छी बात है। आगे चलते हैं। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और सबसे अहम बात प्लीज इसको लर्न करें। लर्न करने के बाद प्रैक्टिस करें, और भूल जाएं कि इसके अलावा भी कोई डेफिनेशन आपने करनी है। इसी पैटर्न पे, इसी प्रेजेंटेशंस पे आपने वर्क करना है, प्रैक्टिस करनी है, और यही करना है, और यही पूरे साल तक। अब तो आपने माशाल्लाह लास्ट में आ गए हो, नेक्स्ट भी आपके नोट्स बनाने हैं और किसी को देने हो तो आप इसको देख सकते हो, वैसे भी वीडियोस को भी आप शेयर कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 अगेन वेरिएशंस। नेक्स्ट हमारा जो डेफिनेशंस है, व्हाट डू यू मीन, बल्कि ये डिफाइंड जॉइंट वेरिएशन है कि रह गया छोटा सा। जॉइंट वेरिएशन है दोनों के कॉम्बिनेशंस में है, a combinations of a direct and inverse variation of more than one quantities forms joint variation। एक से जायद, मोर देन 1 2 3 4 जितनी भी हैं, हो सकता है कि आप देखें इन्हीं दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया जो मैंने पहले लेक्चर आपको दिया। x वेरीज टू y, अब यहां का मतलब ये डायरेक्ट है। x वेरीज टू 1 ओवर z, यानी कि उसी x के साथ ताल्लुक एक क्वांटिटी का मुख्तलिफ क्वांटिटीज के साथ जो रिलेशंस है, अब इन दोनों को कंबाइन कर लें तो x वेरीज y ओवर z बनता है। ये y 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और z डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो x वेरीज टू y ओवर z, यानी कि x इक्वल टू k y ओवर z। दिस वन इज अ जॉइंट वेरिएशन। इसमें मल्टीपल जो है क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। जैसे कंस्ट्रक्शंस में आप जाएं तो सीमेंट, सैंड, ब्रिक्स, इनके दरमियान कॉम्बिनेशंस, और आयरन बार वगैरह, ये तमाम चीजें जो हैं वो इस तरह के जो है वो प्रोग्रामर जो हैं वो बड़े अच्छे, लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो बड़े शानदार हो सकती है। व्हाट डू यू मीन बाय के मेथड? मेरा नाम है के मेथड, यस वही। आप बड़े खुश होते हो, एक होना चाहिए, बहरहाल मैं तो होता हूं। इफ a over b equal to c over d, then a over b इक्वल टू सी ओवर देन, यानी कि ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो डी। तब आपने इसे कोई ना कोई एक ब्यूटी है इसका के मेथड में कि इसे आप किसी ना किसी कांस्टेंट के इक्वल करें,
कांस्टेंट में इक्वल करने के बाद आप ये a ओवर b इक्वल टू c ओवर b इक्वल टू k, तो आप इन्हें सेपरेट कर दें, a ओवर b इक्वल टू k एंड सेकंड रेशियो c ओवर d इक्वल टू k. नाउ a इक्वल टू bk एंड c इक्वल टू dk. ये bk और c की वैल्यू जो है, जो भी आपने एक्सप्रेशंस को या जो भी आपने इक्वेशंस को इक्वल करना होता है, तो हमने ये यूज करते हैं. दिस मेथड इज सेड टू बी अ के मेथड. हाँ, ये इंडक्शंस का कोई थोड़ा सा क्राइटेरिया मिलता है जो ही आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे. अब आ जाए जनाब वो चीजें जो इट्स अ हॉट फेवरेट, जिसके लिए ये थ्योरम जो है वो रखे गए, ये वेरिएशन का चैप्टर रखा गया, और ये शायद हम अपनी लाइफ में बहुत दफा इस्तेमाल कर चुके हैं अलजेब्रा में खास तौर पर, कि उसको उससे क्रॉस कर दें, उसको डिवाइड कर दें. लेकिन एक्चुअली ये स्ट्रेट द थ्योरम्स ऑफ प्रोपोर्शनल्स हैं. ये आए कहां से, ये कब की बात है? ये तकरीबन राउंड अबाउट 300 BC की बात है. उसमें ये सारे कुछ आए हैं, उनके नेम भी आपको ये वो गरीब से लगेंगे. थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो. जब हम पढ़ रहे होते हैं या हम पढ़ा रहे होते हैं तो बड़ा एक स्माइलिंग फेस देखता हूं मैं स्टूडेंट का. बिल्कुल उसी तरह इन्हीं के ऊपर सब कुछ वर्डिंग जो है वो छुपी भी हुई है, इनकी स्टेटमेंट भी इन्हीं के ऊपर है. अब देखें, पहला सिर्फ यही आपने लिखना है, इसमें कोई जो है वो इंग्लिश वर्डिंग कोड नहीं करनी. इज अ टिपिकल मैथमेटिकल लैंग्वेज है. इसमें थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, इफ ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी. याद रखिएगा, ये थ्योरम्स ऑफ प्रोपोर्शनल कहलाते हैं. 1 बाय 1 करके आता है. मैंने सारा डिस्प्ले कर दिया है. इसमें से जो पार्ट आपने पिक करना है, जो एग्जामिनर पूछे, जो पेपर्स में आए, आपने उसी को लिखना होगा. इफ ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, इसको हम ए ओवर बी सी ओवर डी भी लिख सकते हैं. मैंने ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, आपके लिखने के लिए नहीं है. देन का मतलब है कि इसमें प्रूफ करना है, यानी कि इसके बाद इन्वर्टेंडो में क्या होता है? इन्वर्टेंडो में ये होता है इन्वर्ट कर दे, यानी इन दोनों की प्लेसमेंट जो है ये एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेंगे. ए रेशो बी, वो बी रेशो ए आ जाएगा, दिस वन, और ये इसकी प्लेसमेंट में आ जाएगा डी रेशो सी. या दूसरे लफ्जों में मैं बड़े आसानी से अगर आपको कहा, तो ये ए ओवर बी है तो ये बी ओवर ए हो जाएगा, ये सी ओवर डी है तो ये डी ओवर सी होगा. इफ इज अ गिवन कंडीशन देन हैव एक्सप्लेन या यू हैव टू प्रूव दैट. तो ये एक पूरी की पूरी जो है वो स्टेटमेंट है इन्वर्टेंडो की. इन्वर्ट उल्टा देना, ठीक. सेकंड, थ्योरम ऑफ ऑल्टरनेंडो, रिप्लेसमेंट करनी है कि इसकी जगह ये आ जाएगा, इसकी जगह ये आ जाएगा. इफ वही स्टार्ट करना है, इफ कंडीशन वही है. अब इसमें क्या होगा, ए जो है वो सी के साथ रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट प्रोपोर्शनल जो है वो थर्ड के साथ, और सेकंड जो है वो फोर्थ के साथ, यानी कि इवन और ओड एक दूसरे की पोजीशंस को रिप्लेस करेंगे. ऐसा थ्योरम जो है अल्टरनेंडो कहलाता है. अगर हम फ्रैक्शंस को छोड़ दें, इसको छोड़ दें रेशियोज को, तो ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी, तो आप देखें कि ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज करते हैं. ये इधर आ जाएगा, ये उस पोजीशन पे चला जाएगा. तो देन कंडीशंस में ये आपने लिखना है. तो दिस वन इज अ थ्योरम ऑफ ऑल्टरनेटो. इट्स वन ऑफ द माय फेवरेट, आप समझ लो, इट्स अ हॉट फेवरेट. जिस तरह बिल्कुल इसी तरह डिफाइन रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, इसी तरह थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इट्स अ गैस. स्टार्टिंग पॉइंट वही है, क्योंकि थ्योरम ही प्रोपोर्शंस के हैं. तो ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, उसी तरह ए ओवर बी. अब यहां गौर से देखिएगा, देन इसके दो पार्ट हैं. अब इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो अलग भी होता है, ठीक हो गया, वो अलग अलग स्टेटमेंट भी है, दोनों की कंबाइंड स्टेटमेंट मैंने बनाई. ए में आप ए और बी इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इसको हैप्पी फेस बना लें, और डिनोमिनेटर में इन्हीं के साथ आपने फ्रैक्शन, या आप डिनोमिनेटर में से माइनस कर लीजिएगा दिस वन, और इसको आप प्लस कर दीजिएगा. अब देखो शेप कैसी शानदार बनी, ए प्लस बी, दिस वन, ए माइनस बी, ये हो गया इसका एक पार्ट. इसी तरह आप सी और डी को भी अरेंज करेंगे, इन दोनों को आप प्लस कर लें और डिनोमिनेटर में इनको माइनस कर दें. देख लें नेक्स्ट पे है सी प्लस डी और सी माइनस डी. तो ये चीज जो है दैट इज कॉल्ड अ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. कंपोनेंडो में ऐड, डिविडेंडो में सब्ट्रैक्ट. इसके दो पार्ट हैं.
सेकंड पार्ट ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल आसानी से याद रखिएगा कि सबसे पहले जो हमने इन्वर्टेंडो किया इसको इन्वर्ट कर दें तो इसका सेकंड पार्ट बन जाएगा। अब इन्वर्ट देखें, a माइनस बी रेशियो a प्लस बी, c माइनस डी रेशियो c प्लस बी। अब यहां देखें, इसको अगर मैं इन्वर्ट करता हूं, इसे ऊपर ले जाऊं इसे नीचे ले जाऊं, वो देख ले इसका सेकंड पार्ट। इसी तरह इसको न्यूमिनेटर में ले जाएं, इसे डिनोमिनेटर में कर लें, इसका सेकंड पार्ट। तो ये दोनों पार्ट जो हैं वो थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। मुझे उम्मीद है आपको ये तमाम वीडियो समझ भी आ गई होगी, आप इसे डिफाइन भी करेंगे। अपनी वर्डिंग मत इस्तेमाल कीजिएगा, मेरी कोशिश है कि हम वही वर्ड इस्तेमाल करें जो बुक में मौजूद है, वरना तो इसको एक्सप्लेन करने के बहुत ज्यादा तरीके हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ लाजमी आइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, समझिएगा, नोट्स बनाइएगा, नहीं तो बार बार देखिएगा और मुझसे पूछिएगा। स्टे इन टच। अल्लाह हाफिज।